ओम्स लॉ के बाद ओम्स लॉ जो बताता था V इज इक्वल टू आई आर, पिछला क्लास में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ लिए थे। ओम्स लॉ में एक नया पैरामीटर आया था रेजिस्टेंस का। आज रेजिस्टेंस को कंप्लीट डिटेल में देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ में इसका एप्लीकेशन क्या है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज क्या है, सारा कुछ आज क्लियर करते हैं हम लोग। सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। व्हाट इज रेजिस्टेंस, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। बेसिक डेफिनेशन है रेजिस्टेंस का, इट इज डिफाइंड एज द ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इसी को अपोजिशन भी कहते हैं, अपोजिशन ऑफर्ड बाय एनी कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। और इसका एक और डेफिनेशन क्या होता है रेजिस्टेंस का, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा रहता है, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब होगा इंटरनल प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर by virtue of which it opposes the flow, it opposes the flow of current through it। दोनों डेफिनेशन सही है, नीचे वाला डेफिनेशन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, ऊपर का डेफिनेशन काम चला हो। ये तो हो गया डेफिनेशन पार्ट। प्रैक्टिकली अगर डेफिनेशन को समझना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, तो रेजिस्टेंस इज एनालॉगस टू द कोलिजन, रेजिस्टेंस इज एनालॉगस टू कोलिजन। ऐसे समझ सकते हैं इसको कि रेजिस्टेंस कोलिजन का ही पार्ट है, यानी कि कंडक्टर के अंदर कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, सपोज कर लेते हैं, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग वेलोसिटी होने की वजह से करंट, ये चार्ज आपस में टकराता है, टकराने की वजह से क्या होता है, इसका स्पीड डाउन हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस तरह से इसका स्पीड कम हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो पहले समय लग रहा था वो ज़्यादा लगेगा, तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा। तो समझ सकते हैं रेजिस्टेंस जो होता है वो कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर होता है। अगर ये समझ लेंगे तो आगे न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगा और ये भी समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसलिए रेजिस्टेंस को हम लोग कोलिजन से इंटरप्रेट करेंगे। ये तो हुआ डेफिनेशन पार्ट। सेकंड में थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट भी देखेंगे इसका, रेजिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट और जान लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर R, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है। अब ये जो सिंबल है ये है फिक्स्ड रजिस्टर का सिंबल, फिक्स्ड रजिस्टर या फिक्स्ड रेजिस्टेंस। अगर कहीं पर ऐसा सिंबल मिल जाए ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को दिखाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को दिखाता है। और कहीं पर एक सिंबल ऐसा भी दिखता है, ये जो सिंबल है ये है रियोस्टेट कहते हैं इसको, रियोस्टेट। ये भी एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टेंस भी है, लेकिन फर्क ये है कि इसका रेंज ज्यादा होता है, इसका रेंज कम होता है। अच्छा, रेजिस्टेंस जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होता है। रेजिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स। इसको ओम पढ़ते हैं, इसका सिंबल ये होता है। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस लगाते हैं, वैसे तो मल्टीमीटर सब हो जाता है, लेकिन स्पेशली मेजर करते हैं तो ओम मीटर से मेजर करते हैं इसको, ओम मीटर। रेजिस्टेंस को ओम मीटर से मेजर करेंगे। ये बेसिक पार्ट हो गया रेजिस्टेंस का। स्केलर क्वांटिटी होता है रेजिस्टेंस। स्केलर क्वांटिटी का यूज क्या है देख लेंगे आगे।
अब ओम्स लॉ के हिसाब से जो फॉर्मूला हम लोग के पास वो है V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। यह है रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला देखेंगे लेंथ और एरिया के टर्म में जब आगे पढ़ेंगे, तो फैक्टर्स ऑन विच रजिस्टर डिपेंड्स। यहाँ पर कभी कभी किसी का माइंड में क्वेश्चन आता होगा, तो बता देते हैं कि रेजिस्टेंस और रजिस्टर में क्या फर्क है, क्या दोनों सेम ही है या दोनों अलग अलग है। तो दोनों सेम नहीं होता है, फ्रीक्वेंटली यूज करने की वजह से लगता है दोनों सेम है। अगर हम बात करते हैं रजिस्टर का, तो रजिस्टर डिवाइस होता है और रेजिस्टेंस उस डिवाइस का प्रॉपर्टी, उस डिवाइस का प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिस वजह से ये अपोजिशन ऑफर करता है करंट के फ्लो में। ये बेसिक पार्ट है इसका। अभी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, फैक्टर्स एग्जाम में आता है यहाँ से, इसलिए इसको VBI लिख देते हैं। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड, वो फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी कंडक्टर का। इंपॉर्टेंट है, पहले याद रखना है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फर्स्ट फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज L। सेकेंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज A। थर्ड फैक्टर इज नेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल। फोर्थ फैक्टर टेम्परेचर। ये वो चार फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का। बारी बारी से देखेंगे कैसे डिपेंड करता है। तो पहले समझ लेते हैं लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर कैसे डिपेंड करेगा। फर्स्ट फैक्टर इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर L। लेंथ ऑफ द कंडक्टर में ऐसे समझते हैं, अभी बताया थे रेजिस्टेंस का मतलब सीधा मतलब कोलिजन होता है। यूं समझ लेते हैं कि एक वायर है जिसका कि लेंथ है ये, और एक और वायर है जिससे बड़ा है। एरिया प्रोसेशन सेम रखे हैं, यहाँ पर लेंथ अलग अलग कर दिया है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, सपोज कर लेते हैं ये है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स बंद कर दो थोड़ा सा। अब इसके अंदर यहां देख लेते हैं, फर्स्ट वाला का जो कंडक्टर उसका लेंथ माने तो L1 है, और सेकंड वाला का लेंथ का कंडक्टर L2 है। दिख रहा है कि L2 जो है वो ग्रेटर देन L1 है। अब यहां से यहां तक पहुंचने में इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा करना पड़ेगा इसके रेस्पेक्ट में। यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन कम होगा, इसलिए रेजिस्टेंस भी कम होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को मल्टीपल कोलिजन करके यहाँ पहुंचना पड़ेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा और यहाँ पर टाइम कम लगेगा। इसका मतलब अगर लेंथ ज्यादा हुआ तो नंबर ऑफ कोलिजन भी ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर कोलिजन ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन कम होगा लेंथ कम होने की वजह से, तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो कह सकते हैं कि लेंथ और रेजिस्टेंस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसका मतलब लेंथ ज्यादा, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। लेंथ कम, नंबर ऑफ कोलिजन कम, तो रेजिस्टेंस भी कम। तो लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं हम लोग। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर is directly proportional to the length, that is large length means more collision, large length means more collision inside the conductor, hence more resistance. So length is directly proportional to, or resistance is directly proportional to length. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड फैक्टर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, दैट इज A। अब यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन को भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर ये कंडक्टर ऐसा होगा तो इस कंडक्टर का
कंडक्टर होगा तो कंडक्टर का ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वाला पोर्शन हम बताए थे पहला क्लास में कि करंट इज अ सरफेस फिनोमेना, वो सरफेस पर फ्लो करेगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एरिया क्रॉस सेक्शन है। अगर सिलेंड्रिकल शेप का होगा तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन वही होगा जो सिलेंडर का होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो है, सर्कल का एरिया जो होगा वही क्रॉस सेक्शन एरिया सिलेंडर का होता है, पाई आर स्क्वायर होगा। तो इस पोर्शन के बारे में देखते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन पर कैसे डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं एक वायर है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन इतना है, और एक और वायर है उसका एरिया क्रॉस सेक्शन इतना है। अगर ये एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व करते हुए आएगा, तो यहाँ पर फिर से वही चीज कोरिलेट करते हैं। लेस एरिया मीन्स नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा, ज्यादा। यहाँ पर एरिया ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए, तो कोलिजन कम हो जाएगा। यानी कि अगर ये कम होगा तो कोलिजन ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो कोलिजन कम होगा, और कोलिजन को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब लेस एरिया मीन्स मोर रेजिस्टेंस, मोर एरिया मीन्स लेस रेजिस्टेंस। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वायर का वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा स्पेस होगा मूव करने के लिए, तो लेस ऑफ कोलिजन होने का चांस होगा वो कम होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज inversely proportional to the area of cross section, means large area of cross section, large area of cross section provides more space to electron to move, which reduces the number of collision, and vice versa. That is, resistance is inversely proportional to 1/A. अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चारों फैक्टर के पहले ही काम करते हैं, इस दोनों कंबाइन कर लेते हैं बाय कंबाइनिंग, दिख रहा है आप, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2 वी गेट। कैसे कंबाइन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ r है, इधर l है और इधर a है, तो l r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l/a हो जाएगा। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते थे, एक अनदर कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं रो, l/a। ये फॉर्मूला जो है रेजिस्टेंस का, ये मेन फॉर्मूला हो। तो रेजिस्टेंस का दो फॉर्मूला मिल गया हमको, एक फॉर्मूला ओम्स लॉ के रिस्पेक्ट में v/i, और एक फॉर्मूला मिला r = l/a। इसमें से रो को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी का दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी, और इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिंबल क्या है, रो। पढ़ते कैसे हैं इसको, तो जस्ट रो पढ़ देंगे, RHO, रो। एल का यहाँ पर, एल तो है लेंथ, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बहुत पूछता है। R = l/a, और ये है ओम्स लॉ के थ्रू R = v/i। जो डेटा देगा उसके हिसाब से बनाएंगे। दो फैक्टर तो समझ गए हम लोग, कैसे डिपेंड करता है लेंथ पर, कैसे डिपेंड करता है एरिया पर। इसके बाद दो फैक्टर और बचा, उसको भी हम लोग कवर करते हैं जल्दी। तो दो फैक्टर में एक फैक्टर है नेचर, और एक फैक्टर होता है टेम्परेचर का। नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब, थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टेंस हम बता चुके हैं कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। इंटरनल का मतलब जिस कंडक्टर के बारे में बात करेंगे उसका ही प्रॉपर्टी होगा। अगर कंडक्टर का मटेरियल या नेचर चेंज होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। मतलब अगर हम आयरन का मटेरियल लेते हैं उसका रेजिस्टेंस अलग, कॉपर का लेते हैं उसका रेजिस्टेंस अलग, नाइक्रोम का लेंगे वायर उसका रेजिस्टेंस अलग, अगर हम चांदी का लेते हैं उसका अलग, गोल्ड का लेते हैं उसका अलग। तो हम बताए थे कि सबसे बेस्ट कंडक्टर जो होता है वो Ag होता है, बाद में Au होता है, फिर कॉपर, फिर एल्युमिनियम। ये इसका ऑर्डर है।
सबसे बेस्ट कंडक्टर एजी को माना गया, सिल्वर को, बाद में गोल्ड आया। तो नेचर बदल देने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बदल जाता है। जैसे एग्जांपल, अगर कहीं पर कॉपर वायर है और कहीं पर नाइक्रोम का वायर है, अब हमको देखना पड़ेगा कि हम जो डिवाइस यूज कर रहे हैं उसके अंदर मेरा काम क्या है मटेरियल का। कहीं पर मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है करंट लेने के लिए, तो वहाँ रेजिस्टेंस कम चाहिए होगा, इसमें से कोई वायर इस्तेमाल करते हैं कॉपर या फिर एल्युमिनियम का। और अगर कहीं पर हमको करंट कम चाहिए होगा, हीट ज़्यादा चाहिए होगा, जैसे हीटर में, गीजर में, आयरन में, तो वहाँ पर ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं इसका रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा, जो क्या करेगा, पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो नाइक्रोम का जो वायर होता है अगर वो लेते हैं और उतना ही लेंथ का अगर हम कॉपर वायर लेते हैं तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है कॉपर के वायर से 60 टाइम्स ज़्यादा। तो कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। दैट इज कह सकते हैं कि नाइक्रोम वायर हैज 60 टाइम्स more resistance than copper wire. So when we change the material, resistance will also change. लास्ट पैरामीटर जो है इसका नेचर के बाद वो है टेम्परेचर। हालांकि टेम्परेचर उतना ज़्यादा सवाल नहीं आता है, 11th-12th में सवाल बहुत आता है क्वेश्चन इसके बेसिस पर। आखिरी फैक्टर है टेम्परेचर। रेजिस्टेंस किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं उसके बाद देखेंगे। जैसे मान लें वायर है, इस वायर में ये है, इसके अंदर में करंट, इलेक्ट्रॉन, सपोज करते हैं इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है, और इस वायर को मान लेते हैं हीट किया जाए। इसको हम हीट करते हैं किसी डिवाइस से। हीट करने के बाद क्या होगा कि जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्मली तो इंक्रीज करेगा नहीं, अपर लेयर पर जो है उसको हीट बाद में मिलेगा, पहले वाला को पहला मिल जाएगा। तो जिसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा हीट देने से, वो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का टर्म आता है। तो वेलोसिटी बढ़ जाने से क्या होगा कि इसके बीच का जो कोलिजन था, अभी जितना हो रहा था, नंबर ऑफ कोलिजन वेलोसिटी बढ़ने से ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का बढ़ना होता है। काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव हुआ, कोलिजन बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। इसका मतलब रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट का रिलेशन होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव करेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन इंप्रूव हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर is directly proportional to the temperature. That is, on increasing the temperature, the velocity of the electrons will increase, thereby number of collision among electrons inside the conductor will also increase, and hence resistance will increase. That is, resistance is directly proportional to T होता है। 10 क्लास में फिर इतना ही पढ़ना है। आगे इसी फॉर्मूला को एक्सटेंड किया गया, R is equal to R01 plus अल्फा डेल्टा T। ये मेन फॉर्मूला होता है, कहीं कहीं पर काम आता है। R is equal to R01 plus अल्फा डेल्टा T। इसका मतलब क्या होगा, R0 का मतलब होता है टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर एट 0 डिग्री, और ये होता है जिस टेम्परेचर पर निकालना है वो। अल्फा को बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, उस मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये होगा चेंज इन टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग को समझना रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं कि कंडक्टर का बात अगर करेंगे, कंडक्टर या मेटल का बात करते हैं, तो मेटल रेजिस्टेंस बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है कंडक्टर में।
लेकिन याद रखना है कि सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इन्वर्सली रिलेशन में होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटता है, इसीलिए सेमीकंडक्टर डिवाइस का इस्तेमाल हम लोग फ्रीक्वेंटली करते हैं। ये है कुछ देर के बाद जाने के बाद फिर ओम्स लॉ को वैरी करना छोड़ देता है, ओम्स लॉ को भी फॉलो नहीं करता है आगे जाने के बाद, लेकिन उस रेंज तक हम उसको कम से कम ओमिक बोल देते हैं, लेकिन उस रेंज के बियॉन्ड जाने पर फिर ओमिक भी नहीं रहता है। लेकिन याद रखना है कंडक्टर जो होता है उसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ाने पर टेम्परेचर घटता है, ये बात याद रखना। यहाँ से रेजिस्टेंस वाला पोर्शन खत्म हो जाता है, न्यूमेरिकल बनेगा इसमें, अच्छा न्यूमेरिकल आता है इसमें एग्जाम में। रिडक्शन वाला तो अभी पार्ट हम लोग देखे नहीं है, लेकिन लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर में रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आता है। रेजिस्टिविटी का एक टर्म है उसको कर लेते हैं। अभी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे I इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यहाँ पर एक टर्म नया इंट्रोड्यूस हुआ है रो, जिसको हम लोग बोले थे कि रेजिस्टिविटी होता है। इसी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है और एक और नाम बताया था ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है। तो रेजिस्टिविटी को समझ लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, यहाँ से बहुत कोई दिक्कत होता है। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A में क्या करते हैं हम पहले समझ लेते हैं। एक ऐसा वायर लेते हैं जिसका लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। एक ऐसा वायर कंसीडर करते हैं किसी भी मटेरियल का जिसका लेंथ 1 मीटर और एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इस फॉर्मूला में पुट करने पर क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू रो 1 अपॉन 1, देन R और रो क्या हो जाता है बराबर। चूंकि R और रो बराबर है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी है, इसीलिए इसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पड़ता है और एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है ये। लेकिन कंडीशन क्या है कि हम उस वायर का लेते हैं यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया वाला का, लेने के बाद उसको जनरलाइज कर देंगे तो रेजिस्टेंस बन जाता है। रेजिस्टिविटी जो स्पेसिफिक इसीलिए बोला गया है क्योंकि कोई ऐसा वायर लेते हैं जो स्पेशल होना चाहिए, स्पेशल इन नेचर मतलब R लेंथ होना चाहिए 1 मीटर और एरिया होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है। लेकिन उस वायर का जिसका लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है 1 यूनिट होता है, उससे फायदा क्या होगा, किसी भी वायर को जनरलाइज करने में फायदा मिलता है। इसलिए टर्म हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं रेजिस्टिविटी का, जिसका कि अगर डेफिनेशन लिखते हैं लैंग्वेज पार्ट में तो रेजिस्टिविटी का जो डेफिनेशन होगा वो समझ लेते हैं। रेजिस्टिविटी, देन रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर or conductor whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। रेजिस्टिविटी को अगर रो से डिनोट करेंगे तो रो इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से अगर बात करेंगे SI यूनिट का, SI यूनिट लिखना आसान है, रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओम, एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं मीटर स्क्वायर और लेंथ के लिए मीटर, ये कट गया तो यहाँ से SI यूनिट हो गया ओम मीटर। तो याद रखना है कि रेजिस्टिविटी का SI यूनिट जो होगा वो ओम मीटर होता है, ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है। ज़्यादातर SI यूनिट ही पूछता है इसका। इंपॉर्टेंट क्या है, तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। अब उस फैक्टर का बात कर लेते हैं। इस फैक्टर में अब इसके पास जो फॉर्मूला हम लोग के पास रेजिस्टिविटी का वो है R इंटू ए अपॉन एल। इसमें से हमको पता है कि एरिया और लेंथ पर तो डिपेंड करता नहीं है, तो फैक्टर बचा कौन सा, सिर्फ दो ही फैक्टर है। एक है नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर बदल जाएगा तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगा, और सेकेंड है टेम्परेचर। यही दोनों पर डिपेंड करता है वो। लेकिन याद रखना है इट डज नॉट डिपेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट डज नॉट डिपेंड। हम यहाँ पर इसको नॉट कैपिटल में लिख देते हैं और ब्रैकेट में डाल देते हैं, इंपॉर्टेंट है। डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। यानी कि एग्जाम में कभी पूछे कि रेजिस्टेंस क्या होगा लेंथ बढ़ाने पर, तो रेजिस्टेंस का कहानी अलग होगा, रेजिस्टिविटी कभी बदलता नहीं है। ये हो गया रेजिस्टिविटी वाला पार्ट। थोड़ा पॉज करो तो इस पर इंक डाल। अब कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर में। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का कवर कर लिया लगभग। एक चीज यहाँ समझते हैं रेजिस्टेंस में, सपोज कर लेते हैं एक वायर है, ये है वायर, ये बात समझना बहुत जरूरी है। इस वायर का लेंथ L और एरिया क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं कि A है, और इस वायर को स्ट्रेच करके इसका लेंथ हम डबल कर देते हैं।
स्ट्रेस कर दिया, सपोज स्ट्रेस करने के बाद इस वायर का लेंथ इसके रेस्पेक्ट में 12 हो गया। एरिया क्रॉस सेक्शन में क्या फर्क होगा ये जरूरी है जानना कि एरिया क्रॉस सेक्शन में कितना चेंज होगा अगर इसका वायर का लेंथ को डबल करते हैं कंप्रेस और स्ट्रेस करने के बाद अगर ये लेंथ चेंज होता है तो। एरिया क्रॉस सेक्शन का देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि एरिया क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, घर के अंदर भी करके देख सकते हैं किसी पाइप को। ये समझ लेते हैं पहले। फर्स्ट वाले में अगर बात करते हैं एक चीज तो कांस्टेंट है, फर्स्ट वाला वायर को ही स्ट्रेच करके सब बनाया है तो वॉल्यूम तो बदलने से रहा। अगर पहले वाला का वॉल्यूम V1 है तो दूसरे वाले का वॉल्यूम अगर V2 होगा, हमको पता है कि वॉल्यूम सेम रहता है V1 = V2, क्योंकि मटेरियल नहीं बदला, अमाउंट ऑफ मटेरियल नहीं बदला, सिर्फ शेप और साइज बदला। जो वॉल्यूम इसका होगा वही वॉल्यूम इसका होगा। अब इसका जो शेप है वो सिलिंड्रिकल शेप का होगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। तो एक काम करते हैं, इसको πr² लिख के नहीं लिख सकते, इसको एरिया अच्छा लिख ही देते हैं, πr²h को L लिख देते हैं यहाँ पर, इसको भी लिख देते हैं पाई, अच्छा इसको R1 कर दे, इसको R2 कर देते हैं। अगर R2 का स्क्वायर इंटू L2 का जगह पर 12 रखना पड़ेगा क्योंकि लेंथ इसका 12 है। अब πr² को एरिया बोलते हैं, इसको लिख देते हैं, मान लेते हैं एरिया है A1 और ये वाला एरिया है A2। A1 इंटू L1 = A2 इंटू L2 दैट इज 2L1। L1 से L1 कट गया तो न्यू एरिया मेरा होगा वो हो जाएगा A1/2। इसका मतलब लेंथ डबल करने से एरिया हाफ हो जाता है स्ट्रेच करके। क्या क्या रखना है, अगर लेंथ को डबल कर दिया गया स्ट्रेच करने के बाद, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेचिंग करने के बाद लेंथ को डबल करने का और भी प्रोसेस होता है, वायर ला के वायर जोड़ते हैं, उसमें एरिया नहीं बदलता। लेंथ को अगर स्ट्रेच करके डबल कर देंगे एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगर लेंथ को स्ट्रेच करके ट्रिपल कर दिया जाए, एरिया क्रॉस सेक्शन जो वायर का हो जाएगा वो A/3 हो जाएगा, न्यूमेरिकल में काम आता है। सेकंड केस देखते हैं, अगर लेंथ को कंप्रेस करके L/2 कर दिया जाए तो एरिया क्रॉस सेक्शन इन्वर्सली होता है, याद रखना है कि डबल हो जाएगा। और सिमिलरली अगर लेंथ को कंप्रेस करके L/3 कर दें एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 3 गुना। न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, ये फैक्टर याद रखना है। स्ट्रेचिंग करने के बाद एक और होता है तैयारी करने का, एडिंग के थ्रू। एग्जाम में लिखा रहेगा तब तक स्ट्रेचिंग बड़ी यूज नहीं करेगा, ये काम नहीं करेंगे। अगर सपोज करते हैं एक वायर है, इसका कि लेंथ है L और एरिया A है, सेम लेंथ का एक वायर और बाहर से ला के ऐड कर देते हैं और इसका लेंथ को बढ़ा करके L से 2L अगर कर दें, लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन जो है अभी भी क्या रहेगा, A ही रहेगा। L becomes 2L, लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब, जब बाहर से वायर को ला के ऐड करते हैं तब। लेकिन जब भी क्वेश्चन में मेंशन करेगा बाय स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, तब ये चीज लगाना है, लेंथ और एरिया में इन्वर्स रिलेशन होगा। अगर लेंथ डबल हुआ तो एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा। इसका यूज करके हम देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसा कैसा पूछता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लेते हैं। पॉज कर दो क्योंकि न्यूमेरिकल अलग अलग से वीडियो बनाएंगे।